नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे आधी दुनिया में मचे हुए हड़कंप के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही रूस में आए भूकंप की वजह से करीब 12 देशों में हड़कंप मचा। सुनामी का खतरा बढ़ गया। रूस से लेकर अमेरिका तक अलर्ट जारी कर दिया गया। उसके बाद पिछले 24 घंटे के अंदर देश दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एशिया और यूरोप की धरती फिर से हिली। तिब्बत से लेकर म्यांमार तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो वहीं अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक धरती हिली तो लोग सहम गए। रशिया में भी भूकंप की वजह से धरती हिली है, यानी कि भूकंप के झटके से आधी दुनिया में हड़कंप मच गया। सवाल यहां पर यह उठता है कि धरती के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और डर सुनामी का सताने लगा है। इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए। तीस जुलाई को रूस के कमचटका आइलैंड में आए भूकंप की तबाही के निशान मिटे भी नहीं कि एक बार फिर से धरती डोल गई। रविवार को रूस के कुरिल आइलैंड में 7 तीव्रता का भूकंप आया और जब यहां धरती हिली तो कामचटका पर मौजूद क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। भूकंप का झटका इतना तेज था कि 600 साल बाद क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी से आग धधकने लगी। धरती सिर्फ रशिया में ही नहीं हिली, बल्कि पिछले 24 घंटे के अंदर भूकंप के झटकों से हिल गई। यूरोप से एशिया तक मानो आधी दुनिया में हड़कंप मच गया। रविवार को रशिया के कुरिल आइलैंड में भूकंप का झटका आया। भूकंप आने के बाद कामचटका आइलैंड पर मौजूद क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। इससे पहले 3 अगस्त को तिब्बत में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया, तो वहीं 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की धरती 2 बार हिल गई। पाकिस्तान के कई हिस्सों में रविवार को भूकंप आया। भूकंप का केंद्र रावत से 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था और इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। 2 अगस्त को म्यांमार में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसकी भी गहराई 10 किलोमीटर थी। इसी दिन भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं 2 अगस्त को अफगानिस्तान में भी धरती हिली। इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। इन भूकंप के झटकों से आधी दुनिया में हड़कंप मच गया। क्या भूकंप के साथ सुनामी का डबल अटैक आने वाला है? हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक महासुनामी का खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ भूवैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. बियानी जी जुड़े हैं। हमारे साथ पर्यावरणविद विकास सिंह जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर ए.के. बियानी जी मैं आपसे करूंगा। सर, ऐसा आखिर क्या हो रहा है कि अचानक से पूरी दुनिया में भूकंप के झटके बढ़ने लगे हैं? क्या हाल फिलहाल में ऐसा कुछ पता चला कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें कोई अलग तरीके की हलचल देखने को मिली, जिस वजह से लगातार भूकंप के झटकों में इजाफा? देखिए, जहाँ तक भूकंप की बात है, इन दिनों काफ़ी सक्रिय हो गए। पिछले 2 महीनों का अगर हम देखें टाइम, तो इसमें बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके आ रहे हैं। अब एग्जैक्टली ये बताना मुश्किल है कि ये क्यों इस तरह के झटके एकाएक तीव्र हो गए, परंतु ये पृथ्वी का एक तरह का बिहेवियर है। कभी पृथ्वी बिल्कुल शांत रहती है तो कभी ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होने के इसके कई कारण हो जाते हैं, जैसे प्लेट का मूवमेंट एकाएक होना या प्लेट का कोई हिस्सा टूटना। अगर कोई हिस्सा जमीन टूट के ज़मीन के अंदर ही जाएगा तो उसके जाने से जो एकदम एनर्जी रिलीज होगी वो होता है। और जहाँ तक सुनामी की बात है, सुनामी हमेशा समुद्र में भूकंप के आने से होती है। बड़ी मुश्किल से कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कोस्टल एरिया में भूकंप आया ज़मीन पे तो सुनामी आती है, अदरवाइज सुनामी तो वहीं आएगी जहाँ समुद्र के अंदर भूकंप आएंगे। और सुनामी, जहाँ सुनामी की जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में ऐसा है कि जितनी अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा सुनामी की पॉसिबिलिटी उससे बढ़ती जाती है। बिल्कुल। परंतु सुनामी के साथ ऐसा देखा गया है कि सुनामी वहीं आएगी या वहीं उत्पन्न होगी जब जमीन के अंदर जब भ्रंश सक्रिय होते हैं या फॉल्ट सक्रिय होते हैं, और अगर वो वर्टिकल होते हैं, एकाएक जमीन या तो सीधी ऊपर उठे या सीधी नीचे जाए, उस केस में सुनामी आती है। और अगर एक भ्रंश जो होते हैं या फॉल्ट जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं वर्टिकल और कुछ होते हैं स्टीपली इंक्लाइंड और कुछ होते हैं जेंटली इंक्लाइंड। तो जेंटली इंक्लाइंड और स्टीपली इंक्लाइंड से उतना ज़्यादा नहीं होता है। और जब वर्टिकल मूवमेंट होता है फॉल्ट में, तो एकाएक बहुत बड़ी मात्रा में जो जल है ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर आएगा, तो वो सुनामी उत्पन्न करता है। और ये सुनामी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये कितनी किलोमीटर गहराई पे भूकंप का केंद्र है,
भूकंप अगर 70 किलोमीटर से नीचे की है उसका केंद्र, तब तो सुनामी आने के चांसेस नहीं होते जी। हैं। और जैसे जैसे भूकंप का केंद्र जमीन के नजदीक होता जाता है ना, उसकी गहराई कम होती है, तो सुनामी अधिक उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। जी। परंतु इसमें यह ध्यान रखने की चीज है कि एक तो कोस्टल एरिया में हो, और दूसरा ये कि वो वर्टिकल मूवमेंट हो। जी, अगर जी। वर्टिकल मूवमेंट है तो उसमें सुनामी की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जी। जैसे हमने 2004 में देखा था, तो उसमें काफी बड़ी तबाही हुई थी। तो उसका कारण ये था कि 20 मीटर तक जमीन, समुद्र का जो धरातल है, ऊपर नीचे हो गया था। जी। तो ये कारण है। और अभी जो भूकंप आ रहे हैं, जिसमें आपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूरोप और इसकी बात करी, तो इन सब जगहों की जो आंतरिक बनावट है अर्थ की या पृथ्वी की, वो अलग अलग है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भूकंप आते हैं, वो वहाँ पर एक चमन फाल्ट है, वो है, उसमें जमीन ऊपर नीचे नहीं होती है, वो सिर्फ आगे पीछे खिसकती है। तो आगे पीछे खिसके या ऊपर नीचे हो, एनर्जी तो रिलीज होगी, उससे भूकंप आएंगे। पर जब आगे पीछे खिसकती है तो उसमें कम तीव्रता का भूकंप आएगा, और अगर ऊपर नीचे होती है तो उसमें अधिक तीव्रता के भूकंप की पॉसिबिलिटी है। जी। जैसा अभी आपने कुरिल आइलैंड का बताया, वहाँ पर जो सबडक्शन जोन है, और सबडक्शन जोन में जब भूकंप आते हैं तो उसमें जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर उठता है, और सबडक्शन, क्योंकि ये सैकड़ों से लेकर हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं, तो वो पूरा का पूरा एरिया सक्रिय नहीं होता। उसमें 200 से 300 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन दी अर्थक्वेक के जो मैग्नीट्यूड है उस पर रहता है। अगर 8 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो 300 किलोमीटर का एरिया सक्रिय हो सकता है, बिल्कुल। और 7 का है तो 60-70 का ही होगा। और जैसे जैसे कम मैग्नीट्यूड का होता है, उसमें कम यानी कम एरिया में बिल्कुल, उसका मतलब सर disturbance होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखने की बात ये भी है कि लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, उससे लोगों में डर बड़ा देखने को मिल रहा है। विशाल जी, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच क्या ये माना जाए कि सड़क, सुरंग, रेल प्रोजेक्ट जिस तरीके से लगातार ये काम हो रहे हैं, इससे हमने पर्यावरण और जो भूगर्भीय संतुलन है उसको बिगाड़ दिया है, और उस भूगर्भीय संतुलन के बिगड़ने की वजह से बार बार ऐसी घटनाएं जो है हमारे सामने होती नजर आ रही हैं? देखिए, अनस्टेबल एरियाज में जहाँ पे अभी बयानी जी ने बताया कि जी। ये पूरा जो हमारा इंडो ये गैंजेटिक वाला जो एरिया है, और दिल्ली से लेके गुवाहाटी तक, यहाँ पे एक सेस्मिक गैप है, और यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। हमारी प्लानिंग अर्बन बहुत अच्छी नहीं है। और उसके बाद जब हम अपना ये पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये सब जब मिला के देखते हैं और उसमें भूकंप की स्थिति बनती है, तो वो और डरावनी स्थिति पेश करती है। ये जो सेस्मिक गैप की मैं बात कर रहा हूँ, करीब 1505 में इस एरिया में बड़ा भूकंप आया था, और ये जोन लाई करता है जोन 4 और 5 में, जिसमें अगर भूकंप 8 से ऊपर या उसके करीब आता है तो एक भारी तबाही मचा सकता है। जी। हाँ, अगर ये कहें कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या इस तरह की ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, ये तो नेचुरल अर्थक्वेक जनरली एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, कुछ डैम्स या डीप ड्रिलिंग की वजह से जरूर कुछ स्मॉल ट्रिगर्स हो सकते हैं या आगे आ सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी, आपका जो अर्थ में कांस्टेंट एक फिक्शन रहता है, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो ये एक प्रोसेस है जो कि जिसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि क्या हम प्रिपेयर्ड है ऐसे अर्थक्वेक के लिए, क्या हमारे जी। पास इतनी आबादी है, इतना आबादी का घनत्व है इन एरियाज में, क्या कैसे इवैक्यूएशन प्लान्स हैं हमारे पास। इसमें एक चीज जो वैज्ञानिक अग्री करेंगे कि भूकंप बहुत आसानी से उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये कल भी आ सकता है और 100 साल तक ना भी आए, क्योंकि ये अर्थ का एक प्रोसेस के थ्रू है। लेकिन छोटी छोटी एनर्जी रिलीज होती है, छोटे भूकंप आना एक सामान्य सी बात है इन एरियाज में जहाँ पे स्पेशली फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है, लेकिन हाँ, थोड़ा पर्यावरण संतुलन बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कितनी प्रिपेयर्डनेस और क्या हमारे प्लान्स होंगे आगे, क्योंकि स्थिति अगर इस एरिया में अगर इस तरह का भूकंप जो रशिया में आया, अगर इस तरह का भूकंप आता है तो ये काफ़ी डैमेजिंग होगा। जी।
बियानी जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर लॉक्ड फॉल्ट को लेकर की जाए या सेस्मिक गैप को लेकर की जाए, ये क्या होते हैं और क्या इनका खतरे से कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल फॉल्ट का सीधा सीधा संबंध है खतरे से, भूकंप के खतरे से। जी चाहे वो भूकंप जमीन पे आए या समुद्र में आए। जी फॉल्ट को हम भूविज्ञान में ये कहते हैं कि जब चट्टानें एक दूसरे पे खिसकती है जी आंतरिक बल लगने के कारण, तो उस जैसे लैंडस्लाइड है वो फॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो ऊपर से नीचे जा रही है, वो ग्रेविटी के कारण जा रही है। जी पर जब अंदर या तो कॉम्प्रेशन या टेंशन के कारण अगर चट्टानें खिसकती है तो उससे फॉल्ट बनते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया, फॉल्ट वहीं पर जहां एक बार फॉल्ट है उसी में अक्सर बार बार भूकंप आते हैं। पृथ्वी भी ये करती है कि उसकी जो एनर्जी रिलीज होना है वो एक सिलेक्टेड एरिया से ही हो, और एक बार उसने फॉल्ट बना दिया तो उसी को वो धीरे 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 डेवलप करती जाती है। अब डेवलप करने में क्या होता है कि जो फॉल्ट है उसकी धीरे धीरे लंबाई बढ़ती जाती है। अब कहने के लिए जैसे मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ये हिमालय के दक्षिण से जाता है और ये शिवालिक हिल्स के फुट हिल से निकलता है, तो ये 3000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर लंबा है। परंतु ऐसा नहीं कि पूरा पूरा एक ही 2500 किलोमीटर का लंबा फॉल्ट है। ये कोई 100 किलोमीटर का, कोई 50 किलोमीटर का, कोई 200 किलोमीटर के, ये सेगमेंट छोटे छोटे रहते हैं और आपस में एक दूसरे से इंटरट्विन्ड इस तरह से रहते हैं। तो इसके कारण हम उसको पूरा एक फॉल्ट मानते हैं, और उसमें से कौन सा हिस्सा एक्टिवेट होगा या कौन सा हिस्से में एनर्जी स्टोर हो रही है, ये आज की तारीख में पता लगाना मुश्किल है। और अभी कोई इस तरह की टेक्निक नहीं है कि कहाँ हो रही है। जहाँ तक अभी जैसे पर्यावरणविद जी ने बताया कि एनर्जी जहाँ से नहीं निकली है वहाँ उसकी संभावना है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ से एनर्जी जो हमारी नॉन हिस्ट्री है 100-200 साल की या 250 साल की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसमें अगर अर्थक्वेक नहीं आया और वो एरिया फॉल्ट वाले एरिया में है, तो निश्चित रूप से हम वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये नहीं बता सकते कि ये कब आएंगे। जी विशाल जी, मैं आपका रुख करूंगा। दूसरे विशाल जी, जिस तरीके से अगर हम बात यहाँ पर नेपाल को लेकर करें, तो नेपाल में जिस तरीके से महाभूकंप हमें देखने को मिला था, क्या उस महाभूकंप से कोई सीख हम लोगों ने ली है अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए? क्योंकि जिस तरीके से इस समय भूकंप आ रहे हैं और कई सारे रिपोर्ट्स जो निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें महातबाही का जिक्र किया जा रहा है, वो जाहिर तौर पर लोगों को डरा देने वाली है। मुझे नहीं लगता कि हमने बहुत ज़्यादा इस भूकंप से या 2013 में केदारनाथ ट्रेजेडी से जी जो 2000 आपका नेपाल में भूकंप आया उससे बहुत ज़्यादा सीख ली है। जी क्योंकि कंस्ट्रक्शन और पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, उस पर रेगुलेशन नहीं है। अगर आप भारत के ही कुछ मतलब गवर्नमेंट के आंकड़े ही देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि हमारे जो 60 से 70% पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बड़े भूकंप के लिए इनएडिक्वेट है। तो इस तरह से हम लोगों ने कोई इस काम नहीं किया। जबकि आप इस खासकर इन एरियाज में जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, जिसमें जो कि सिस्मिकली इट्स ये आपके 4 या 5 के कैटेगरी में आता है, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुअर है, तो क्या हमने उसके लिए कोई प्लानिंग की है? पेपर्स में जरूर प्लानिंग हुई होगी, मुझे कभी कोई मॉक ड्रिल्स कभी नहीं नजर आती हैं। कोई ऐसे प्लान्स कहीं आप नैनीताल देख लीजिए, मसूरी देख लीजिए, इधर शिलोंग देख लीजिए, शिमला देख लीजिए, दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं। और उधर पाकिस्तान में भी अगर आप देख लें या हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के एरियाज में देख लें, ये सब इस फॉल्ट इस जोन में लाई करते हैं, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। और अगर एक बार 1000 लोगों को खड़े करने की खाली जमीन भी मिल जाए तो वो मुश्किल है इस समय। ठीक है, बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप जिक्र करें जाहिर तौर पर ये आपने बहुत बड़ी बात सर आपने कही थी, जिस तरीके से कि हमने इन आपदाओं से सीख नहीं ली जिसे लेने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक रिपोर्ट है वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि सिर्फ भूकंप से ही खतरा नहीं है, बल्कि दुनिया में बाढ़ का भी खतरा इस वक्त मंडराने लगा है। रिपोर्ट देखिए आप। बाढ़ और बारिश के कारण दुनिया के कई देश बेहाल हैं। अमेरिका के पूर्वोत्तर हिस्सों में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे शहर पानी में डूबने लगे हैं। घंटों की मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ ट्रैफिक को जाम कर दिया, बल्कि रेलवे स्टेशन से लेकर अंडरग्राउंड अपार्टमेंट तक हर जगह जलजला उतरा हुआ है।
हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी को इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। उन्होंने जनता से साफ कहा है कि बेवजह बाहर मत निकलिए। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क के अलावा वर्जीनिया, मरीलैंड, वेस्टाविया हिल्स, अलाबामा में बाढ़ ने कहर बरपाया है। कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। फ्लैश फ्लड की वार्निंग पहले ही जारी कर दी गई है। बारिश के कहर के चलते शहर का रोजमर्रा का जीवन थम गया है। स्कूल बंद है, सड़कों पर जाम है और लोग बेसमेंट छोड़कर ऊपरी मंजिलों में पनाह ले रहे हैं। न्यूयॉर्क के क्वींस के कुछ हिस्से भारी बारिश और तूफान के कारण भीषण बाढ़ में डूबे हुए हैं। भयंकर तूफान और बाढ़ के कारण न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ऐसा ही कुछ हाल चीन का भी है। चीन में बाढ़ से 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहां भी पानी के तेज बहाव में गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। उत्तरी चीन में 30 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। आलम यह है कि चीन के मूसलाधार बारिश में शांक्सी प्रांत में एक ज्वेलरी शॉप से 20 किलो सोने और चांदी के गहने बहने की जानकारी मिली। पानी में बहे हुए गहनों की कीमत 12 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। वहीं कीचड़ में दबे इन गहनों को लोग सड़कों पर ढूंढते दिखे। पुलिस ने लोगों से सोना वापस करने की अपील की है। वहीं ताइवान में भी 65 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई, जिससे सड़कें बंद हो गई और लोग घरों में फंस गए। कई मौसम वैज्ञानिकों ने कई देशों से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक मौसमी बदलाव ही नहीं बल्कि जलवायु का संकट का संकेत है। सोचिए, जब न्यूयॉर्क जैसा हाईटेक शहर बाढ़ से बेहाल हो जाए तो सोचिए बाकी जगहों की हालत क्या होगी। अब अगर बात करें यहाँ पर लगातार तबाही को लेकर, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमें तबाहियाँ जो हैं वो देखने को मिली हैं और भूकंप की वजह से तबाही देखने को मिली, कहीं पर बाढ़ की वजह से तबाही जो है वो देखने को मिली। यानी कि जगह जगह पर तबाही की ऐसी तस्वीरें जो हैं वो बड़ी कॉमन है देखने को मिली और इसी वजह से लोगों में जो है डर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। और आप पीछे ये मैप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो तबाही जो है वो देखने को मिली है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, 3 अगस्त 2025 को लेकर बात करें, कुरिल आइसलैंड ये रूस में मौजूद है, वहां पर हमें तबाही जो है वो देखने को मिली। इसके बाद 3 अगस्त की फिर से बात करें तो 2025 की बात, जहां तिब्बत में तबाही हमें देखने को मिली और ये मैप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अगस्त 2025 को म्यांमार में जो है ऐसी ही तबाही हमें देखने को मिली, भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2 अगस्त 2025 अफगानिस्तान में भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप का झटका 2 अगस्त को महसूस किया गया। तो इस मैप में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो ये स्थितियां हैं बड़ी विपरीत सी बनी हुई नजर आई हैं और जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, इन घटनाओं से लोग लगातार डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कई रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, इन रिपोर्टों में भी वैज्ञानिक जो है वो दावा करते नजर आ रहे हैं कि एक प्रलय आएगा और इस प्रलय को लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा डर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लोग लगातार डरे सहमे नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार जो ये स्थितियां बनी हुई हैं, इन स्थितियों के लिए लगातार कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि जो मानव प्रजाति है वही इसके लिए जिम्मेदार होगी। अपने दोनों खास मेहमानों का रुख करेंगे हम। बियानी जी, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से तमाम चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है बियानी जी, और कई रिपोर्ट्स जो हैं वो भी जानकारों को निकलकर सामने आए जिसमें कहा गया कि एक महाप्रलय आएगा जिसके लिए कहीं ना कहीं मानव जाति ही जिम्मेदार होगी। क्या आप बियानी जी आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मानव जाति की वजह से ही एक ऐसा कोई महाप्रलय आएगा जिससे लगभग मानव जाति जो है समाप्त होने की कगार पर पहुंचेगी? देखिए, जहाँ तक मानव जाति समाप्त होने की बात है, ये तो संभव नहीं है जी, क्योंकि आज सारी दुनिया में आदमी फैले हुए हैं और अगर महाप्रलय आता भी है तो ऐसा नहीं कि जो हमने बाइबल का जो कंसेप्ट है या कोई जो हमारे पुराणों का कंसेप्ट है उस तरह का कभी नहीं आएगा। आएगा तो एक छोटे से हिस्से में आएगा जहाँ पे हो सकता है कि बहुत अधिक बारिश हो या बहुत अधिक बाढ़ आ जाए। जैसे 2003-4 में हमने ये इसमें 2013 में केदारनाथ में देखा था, वो तो पॉसिबिलिटी बनती है, पर एक पूरा देश तबाह हो जाए या दुनिया तबाह हो जाए ये बिल्कुल संभव नहीं है। और इस तरह के कोई प्रलय के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड भी दुनिया में नहीं मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज के रिकॉर्ड अलबत्ता बहुत अधिक मिलते हैं और जो क्लाइमेट चेंज की जो आप बात कर रहे हैं उससे ये हो सकता है कि अतिवृष्टि का इवेंट हो जाए या हो सकता है बहुत लंबा सूखा भी पड़ जाए, ये भी संभव है। और जहाँ तक ये जो नुकसान की बात है इसमें दोनों पहलू जिम्मेदार हैं। एक तो भारी बारिश होना वो तो अपने आप में है ही, पर जो नदी के किनारे मकान बन गए या रिवर बेड में जो लोगों ने मकान बना लिए उसके लिए हम नदी को दोष नहीं दे सकते हैं। और दूसरा ये कि जो शहरों में आजकल जल भराव की स्थिति हो रही है तो एक बात मान के चलिए, पानी उधर ही बहेगा जहां पर ढाल मिलेगा। तो जो सबसे नीची जगह है वो है नदी का तल, तो यानी पानी हमेशा नदी के तल की तरफ ही जाएगा
और अगर उसमें हम अवरोध खड़े करते हैं या रुकावट खड़ी करते हैं, चाहे मकान बना के या चाहे कुछ भी सिविल कंस्ट्रक्शन करके, तो पानी को तो अपना रास्ता ढूंढना ही है। तो वो पानी जब अपना रास्ता ढूंढेगा तो वो उसका जो पहले तो पूरे एरिया में फ्लो करता था, अब वो हो गया एक छोटे से एरिया में कि सड़क पे से ही उसको बहना है। तो सारा का सारा पानी अगर सड़क पर से बहेगा तो सड़क पर तो निश्चित रूप से ये तबाही होना है। तो जब तक हम ये पानी की निकास की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। और जहाँ तक नदी के किनारे जो मकान बने हुए हैं उसके लिए आप नदी को दोष नहीं दे सकते हैं, वातावरण को दोष नहीं दे सकते, पर्यावरण को दोष नहीं दे सकते, उसको बारिश को दोष नहीं दे सकते हैं। भाई नदी के किनारे मकान बनेंगे और नदी का नेचर ही होता है जमीन को काटना, तो वो मकान तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो इसलिए कुछ इस तरह के कानून बनना चाहिए कि नदी से हटके, रिवर बेड से हटके मकान बनाए। अब हम रिवर बेड को बिल्कुल, अब यानी साहब कई बदलावों की जरूरत है और यही छोटे छोटे बदलाव जो है एक बड़ा इंपैक्ट आगे चलकर डालते हुए नजर आएंगे। और इसी एक छोटे से बदलाव को लेकर विशाल जी के पास में जाना चाहूंगा। विशाल जी, अगर वैश्विक तापमान को लेकर भी इस बीच बात की जाए, जिस तरीके से तमाम चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं, वैश्विक तापमान भी 2 डिग्री से अधिक पहुंच चुका है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये वो पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं? डेफिनेटली, अगर हम इस पे कहें कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न या इसको हॉल्ट करने के लिए भी कि तापमान आगे ना बढ़े, हमें बहुत सारे छोटे छोटे कदम इंडिविजुअल स्तर पे उठाने पड़ेंगे। जो देश कर रहा है या वो रीजन के हिसाब से तो जो पॉलिसीज हैं वो हो ही रही हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोगों को कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इसको कैसे रोका जा सकता है या किस तरह से हम इसी लेवल को ही मेंटेन कर लें, वो भी बहुत होगा। और इसका रिवर्सल तो बहुत मुश्किल है और बहुत कई 100 साल लग जाएंगे इस चीज़ को वापस नॉर्मल उस पे लाने के लिए। तो इसमें पॉलिसीज लोगों के साथ जुड़ के काम करना, सबको एक लेवल पे बिल्कुल विशाल जी, समय लंबा जरूर लगेगा लेकिन एक बड़ा इंपैक्ट इससे पड़ता नजर आएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि किस तरीके से आगे चलकर बदलाव जो है वो देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।